हेलो स्टूडेंट, आज मैं बेसिक मैथ का सेकंड पार्ट डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन में हमें पहला जानना है चेंज क्या होता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होता क्या है। नो, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी change in physical quantity is equal to final minus initial। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये चेंज दो टाइप का होता है इन स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का जो चेंज होता है उसे दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होगा प्रॉफिट गेन इंक्रीमेंट इक्वल टू क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। और दूसरा पार्ट होगा लॉस डिक्रीमेंट या फॉल। इसे क्या कहते हैं, लॉस हो, डिक्रीमेंट हो या फॉल हो। ये कब होगा, जब इनिशियल ज्यादा होगा। इनिशियल माइनस फाइनल होता है। ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी में होता है, ओनली इन स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी में नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन में ओनली चेंज आता है। डायरेक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसके चेंज को भी दो पार्ट में क्लासिफाई नहीं करते हैं। मान लो एक कार 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया, फिर वे 15 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में टर्न ले लिया, तो वहां पे क्या चेंज हुआ, वेलोसिटी सिर्फ चेंज हुआ है, लेकिन इसका स्पीड इंक्रीज किया है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन इसमें वेलोसिटी में क्या कहेंगे, वेलोसिटी ओनली चेंज हुआ, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी, इसके बाद हमें देखना है फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ऐसा डिवाइस है जो दो वेरिएबल के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, दो वेरिएबल के बीच रिलेशन बताता है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है ये जानते हैं। कांस्टेंट वह क्वांटिटी जिसका वैल्यू अनचेंज्ड होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसे पाई, एप्सिलॉन नॉट ना, बहुत सारा ऐसा चीज है सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है, वो अनचेंज्ड रहता है, वो होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू। दूसरा जिसका वैल्यू चेंज होता है वो होता है वेरिएबल क्वांटिटी। दो वेरिएबल क्वांटिटी के बीच जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, रिलेशन शो करता है जो मशीन, जो डिवाइस, उस डिवाइस को ही फंक्शन कहा जाता है। कैसे होता है देखिए, एक जूसर मशीन है। इस जूसर मशीन में जब हम एक ऑरेंज डालेंगे एक गिलास जूस निकलेगा, दूसरा ऑरेंज डालेंगे दूसरा गिलास जूस निकलेगा, तीसरा ऑरेंज डालेंगे तीसरा गिलास जूस निकलेगा। इस तरह से चेंजिंग आता है। तो ये मान लीजिए नंबर ऑफ ग्लास को मैंने x मान लिया, x इक्वल टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस, और ये y इक्वल टू नंबर ऑफ ग्लासेस। ठीक, ये दोनों वेरिएबल है। इस दोनों वेरिएबल के बीच रिलेशन कौन शो किया, ये मशीन। ये मशीन नहीं होता तो ऑरेंज से आप जूस नहीं निकाल सकते थे। इसलिए इस दोनों वेरिएबल के बीच रिलेशन शो कर रहा है, ये आपका ये डिवाइस शो कर रहा है। इस डिवाइस को ही फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन एक डिवाइस है जो दो वेरिएबल के बीच रिलेशन बताता है। इससे हम क्या कह सकते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x। y में चेंजिंग x के अनुसार हो रहा है।
फंक्शन, ऐसा कहने का मतलब है y इज द फंक्शन ऑफ x कहने का मतलब है कि y में चेंजिंग x के अनुसार होगा। अब इसमें कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक ना। तो x में जो चेंजिंग होगा, x में अगर कुछ भी चेंज करेंगे y खुद चेंज हो जाता है, ये डिपेंड करता है x पे। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और भी तरीके से y इक्वल टू जी एक्स भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू एच टी भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये वेरिएबल की बातें हो गई, ठीक ना, फंक्शन हो जाता है। वेल स्टूडेंट, ये फंक्शन इज 6 टाइप्स। फंक्शन 6 टाइप्स के होते हैं। वन इज लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। सेकेंड इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। थर्ड इज ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, साइनसोइडल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ये 7 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे का कोई भी टॉपिक इक्वेशन बाय इक्वेशन और बाय ग्राफ जो भी आएगा हमें सब समझ में आने लगेगा। जो फिजिक्स में यूज होता है उसी पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं यहाँ ना। तो ये क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन को मैं देखता हूं क्या होता है लीनियर फंक्शन में ना। लीनियर फंक्शन, when graph of a function is a straight line, जब किसी फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता हो तो वो फंक्शन लीनियर फंक्शन कहा जाएगा, ठीक। ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इज ए स्ट्रेट लाइन, किसी भी ग्राफ का फंक्शन अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे y तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब मैं क्या करूंगा कि एम एक्स प्लस सी होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, स्लोप, और c क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट। इंटरसेप्ट पॉइंट है c। देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, मान लीजिए x और y है, x और y के बीच एक ग्राफ बनाना। कोई स्ट्रेट लाइन इस टाइप से है, ऐसा। ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा है, c पॉइंट पे। और ये कि कौन सा पॉजिटिव y एक्सिस है या निगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। इसका एंगल क्या बनना है, थीटा। ये 90 से कम है या ज्यादा, थीटा लेस देन 90 है, इसलिए tan थीटा इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब स्लोप भी इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप जब पॉजिटिव होगा तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहां पर m क्या है, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू पॉजिटिव, एंड c क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट। नो, इंटरसेप्ट पॉइंट इज also पॉजिटिव। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन
होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ केस वन में क्या होगा, इफ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, अगर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी दिया हो तो हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा इसका, x और y के बीच में ग्राफ बनाऊंगा पहले। ठीक, इसमें देखिए m स्लोप क्या है, निगेटिव है, और y में, तो ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा। ठीक, देखिए ये एंगल इसका 180 डिग्री है और ये पॉजिटिव सी, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगा। ठीक है, अब यहां पे केस 2 का बात करूंगा मैं। अगर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी दिया हो तो क्या करेंगे, यानी यहां पर स्लोप भी निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉइंट भी निगेटिव है, तब क्या कीजिएगा, तो इसमें कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे। ठीक, इसमें ये स्लोप भी निगेटिव है और एंगल भी थीटा भी निगेटिव है, तो ये स्ट्रेट लाइन हमें इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्लोप निगेटिव क्यों रहा है, क्योंकि tan थीटा मोर देन 90 डिग्री निगेटिव होता है और लेस देन 90 डिग्री पॉजिटिव होता है, इसलिए स्लोप का निगेटिव पॉजिटिव होना किस पे डिपेंड करेगा, tan थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन की बात हुई। अगर इसमें केस 3 दे जैसे y इक्वल टू, इसमें इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं हो, माइनस एम एक्स दिया हो, तब क्या कीजिएगा इसके लिए, तो माइनस एम एक्स है तो इसका स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा, ओरिजिन से क्रॉस करेगा वो स्ट्रेट लाइन, ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे फिजिक्स में कभी भी ऐसा इक्वेशन आए तो हमें ध्यान रखना है, तुरंत हम उसका ग्राफ बनाएंगे कि ये इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन बनेगा, लीनियर फंक्शन कहेंगे हम उसको। उस इक्वेशन को भी हम कह सकते हैं कि लीनियर फंक्शन है, यार बहुत जगह पे आगे आगे यूज होगा, वहां पे मैं आपको याद दिलाऊंगा। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, केस 3 हो गया, केस 4 में यही होगा प्लस एम एक्स, तो वो सीधा ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दूसरा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या था, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 हो, है ना। एक ऐसा फंक्शन जिसमें x का पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पावर 2 होता है ना, उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए हम d निकालते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आखिर b, a और c का वैल्यू कहां से आता है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से लेते हैं। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a का वैल्यू होता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो b का वैल्यू, और जो ओनली नंबर होता है वो c का वैल्यू हो जाता है। इस तरह से हमें d निकालते हैं, ठीक। और फिर इसका d के बाद क्या होगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ये बेसिक फॉर्मूला है, पहले से भी आप लोग 10th क्लास पढ़े होंगे।
फिर ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाता है। वो जगह पे इसका यूज किया जाएगा, वहां पे आपको ये ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक फंक्शन पहचान में आएगा तो उसे हम कैसे डील करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, वहां पे परेशान हो जाते हैं जो S20 से नहीं जानते हैं। उन्हें लगता है कि अब इसको मैं कैसे सोल्व करूं। तो यही बेसिक मैथ है जो बार बार यूज होता है इसमें। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, साइनसॉइडल ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन किसे कहेंगे, वह फंक्शन जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा सब होता हो ना। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज रहता है उसे कहा जाता है, जैसे y इक्वल टू कॉस ax प्लस बी, ये क्या है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। कॉस थीटा आ गया, साइन भी रह सकता है, तो ये हो जाता है। इसमें कॉस का और साइन का ग्राफ y इक्वल टू साइन ax प्लस बी है। इस इक्वेशन में एक चीज गौर कीजिए कि इसमें वेरिएबल कौन है, इधर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x ही है। x इंडिपेंडेंट है तो a और b क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, वो वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल सिर्फ x और y ही है, सिर्फ साइन आया इसलिए ये साइनसॉइडल फंक्शन कहलाया। बहुत बार हम लोग SHME समय यूज करेंगे साइनसॉइडल फंक्शन, तो वहां परेशान नहीं होना है कि कहां से आया। ठीक, देखिए साइनसॉइडल फंक्शन आ गया, ये होता है साइनसॉइडल फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इसमें ये कॉस का अगर इक्वेशन मिल जाए कॉस का फंक्शन, तो इसमें इस तरह से इसका ग्राफ होता है। और साइन का इक्वेशन अगर आता है तो इसका ग्राफ यहाँ से ऐसे होता है। इसमें परेशान नहीं होना, इस टाइप का ग्राफ इस इक्वेशन का ही मेन रोल है, जिसके कारण ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक, ट्रिगोमेट्रिक जब पढ़ाऊंगा, ट्रिगोमेट्रिकल पॉइंट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें और डिटेल में समझाऊंगा आपको। इसके वैल्यू पे डिपेंड करे, 30 डिग्री 60 डिग्री 70 90 डिग्री का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं उसके अनुसार ये कर्व आता है, ये ग्राफ आता है। अचानक से आगे ऐसा नहीं होता, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है कि साइन का अगर इक्वेशन मिला तो उसका ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, ठीक। और कॉस का ग्राफ मिला तो इस तरह से। tan का भी ग्राफ जान लीजिए, tan का ग्राफ कैसे हो जाता है, जो आपको tan 0 डिग्री 30 डिग्री 45 और 90 डिग्री का 60 डिग्री का वैल्यू जो रखते हैं उसके अनुसार आपको ग्राफ मिलता है इस टाइप का। देखिए ऐसे नहीं ग्राफ मिलता चला जाता है। तो ग्राफ का वैल्यू अगर हमें पता है, ये टेबल पता है, वैल्यू पता है, तो हम ग्राफ निकाल सकते हैं। तो tan का ग्राफ हमेशा आपको इस फॉर्म में नहीं आएगा, इस फॉर्म में आता है, ठीक ना। तो ये हो जाता है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ओके ना, अब लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूंगा मैं। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है, y इक्वल टू log m बाई n, क्या लिखेंगे इसको, log m माइनस log n, log m n इक्वल टू क्या लिखिएगा, log m प्लस log n। इसके बाद क्या होता है, एक नंबर, दूसरा नंबर, इसी नंबर में y इक्वल टू log m टू द पावर n, देन n log m हो जाता है। इस तरह से इसमें लॉगरिथम का यूज करते हैं। y इक्वल टू log 5 2.303 log 10 बेस 5 होता है, ठीक। ये सब लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। बहुत सारा पॉइंट अब इसमें देख सकते हैं। तो इस टाइप से लॉग अगर यूज किया गया है तो हम परेशान नहीं होंगे कि ये कहां से आ गया, ऐसे इतना ही यूज किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस bx आ जाए। फिर इधर में भी देखिए इस टाइप में क्या है, x वेरिएबल है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक ना।
तो ये एक्सपोनेंट लगा हुआ है, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। फिर इसका भी कोई ग्राफ होता होगा, इसका वैल्यू क्या होता है ये सब जानेंगे। तो y इक्वल टू, इसका वैल्यू 1/e इक्वल टू 0.37 होता है। 1/0.37 इक्वल टू क्या होगा 2.73, इसका वैल्यू आ जाता है। अगर इसका इक्वेशन दिया जाए, इसका इक्वेशन, ये ग्राफ इसका खींचिए, तो इसका ग्राफ आपको मिलेगा y इक्वल टू ए 1 माइनस e टू द पावर माइनस kx। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, ऐसे, ये y इधर x है, तो ये यहां से ऐसे हो जाता है, y इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू इन्फिनिटी। ये डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज का ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। जब हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये सब पढ़ेंगे ना, तो इसमें इससे इसका यूज आएगा। वहां पे ग्राफ आने से परेशान नहीं होंगे, कैसा क्यों होगा, इसी टाइप का ग्राफ ही आता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। ठीक, इंक्रीज भी करता है, तो इंक्रीज भी करेगा तो ऐसे इंक्रीज करेगा, देखिए ऐसा y और x। अगर y इक्वल टू 1/x हो तो ये क्या होगा, इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या करते हैं, देखिए ऐसा होगा पॉजिटिव। अगर y इक्वल टू -1/x हुआ तो इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे, ये इसका ग्राफ आ जाता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो इक्वेशन आने से परेशान नहीं होना है, कैसा होता है, फिर पैराबोला का ग्राफ कैसा हो जाता है। ओके, देखिए पैराबोला का ग्राफ हो जाता है, ये पैराबोला का ग्राफ हो जाता है। अगर y इक्वल टू kx स्क्वायर लिखा हो तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, पैराबोला बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये पैराबोला। अगर ये x इक्वल टू ky स्क्वायर हो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, x जीरो होगा, ये पैराबोला। अगर x इक्वल टू -ky स्क्वायर हो तब इसका ग्राफ किधर होगा, माइनस है, -x किधर होता है, इधर होता है। तो पैराबोला का भी ग्राफ जान लिए हम लोग। नेक्स्ट, सर्किल का ग्राफ कैसा हो जाता है, सर्किल का इक्वेशन या ग्राफ ऐसा है, यहाँ से a है और ये b, तो ये हो जाता है सर्किल है, a और b नहीं बल्कि ओनली a होगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू a हो जाता है सर्किल का। एलिप्स का कैसा हो जाता है, तो एलिप्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये इसका a हो जाता है और ये b हो जाता है। ठीक, ये इसका सेमी माइनर और सेमी मेजर कहलाता है। तो ये एलिप्स कहलाता है। एलिप्स का ग्राफ का इक्वेशन कैसा होगा, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स का ग्राफ हो जाता है। तो ग्राफ में हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं किस पॉइंट पे, रेट ऑफ चेंज पे। ये सारा किस फंक्शन की बात है, बाई ग्राफ और बाई इक्वेशन। इक्वेशन को हम पहचान लेंगे क्योंकि किस फंक्शन का इक्वेशन है, फिर हम उसका ग्राफ बना लेंगे, हमारा फिर इक्वेशन प्रॉब्लम आसान हो जाता है। नेक्स्ट है क्या, इसका रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज क्या होता है, देखिए रेट ऑफ चेंज किसे कहते हैं। तो पहले ही से हम लोग जानते हैं
y इज द फंक्शन ऑफ x है। ये रेट ऑफ चेंज क्या होगा? इसमें दोनों वेरिएबल जब चेंज होना शुरू करता है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो किस टाइप से चेंजिंग होता है, एक दूसरे के अनुसार चेंजिंग आता है ना, किस टाइप का चेंजिंग होता है ये केयर करने की बात है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में यूनिट चेंज होने से डिपेंडेंट में जो चेंजिंग आता है उसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज। इंडिपेंडेंट में लेकिन यूनिट चेंज होना चाहिए, कोई दूसरे टाइप का चेंजिंग नहीं। अगर यूनिट चेंज आप करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल में तो डिपेंडेंट अपने आप कुछ चेंजिंग आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मान लीजिए कोई गाड़ी 50 किलोमीटर चली 1 आवर में, तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या कहेंगे, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अगर 1 केजी राइस, 1 केजी चावल का कॉस्ट है 40 रुपीज, तो इसका रेट क्या हो गया, चावल का रेट क्या हुआ, 40 रुपीज पर केजी। वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, केजी, और डिपेंडेंट कौन है, रुपीज। अगर केजी में मैं यूनिट चेंज करूंगा तो रुपीज अपने आप चेंज हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को डिसाइड करना ये भी मेन है, फंक्शन में इसको डिसाइड करते हैं। और उसमें इस टाइप की चेंजिंग अगर आपको दिखे, यूनिट चेंज होता हुआ दिखे, तो तुरंत कहिए कि ये रेट ऑफ चेंज है। ठीक ना, ये रेट ऑफ चेंज कहलाता है। रेट ऑफ चेंज 2 तरह का होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो जाता है। इसको डिफाइन कर लेते हैं। It is defined as change in y with respect to unit change in x। रेट ऑफ चेंज को डिफाइन किया जाता है इस टाइप से, इट इज 2 टाइप्स। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, 40 रुपीज पर केजी, 40 रुपीज पर केजी, 60 किलोमीटर पर आवर, etc 5 मीटर पर सेकेंड। सब क्या, सब रेट ऑफ चेंज 2 टाइप्स का होता है। ये एक कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज। जितनी अच्छी तरह से यहां समझिएगा वही पूरे फिजिक्स में आपको, पूरे फिनोमेना तो यही रहता है, इवेंट यही होता है, सिर्फ नाम चेंज हो जाता है। करंट में पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट टाइम में जितना चार्ज का फ्लो होगा वो करंट कहलाएगा। यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो स्पीड कहलाएगा। यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वो वेलोसिटी कहलाएगा। यूनिट टाइम में जितना मोमेंटम चेंज होगा वो फोर्स कहलाएगा। तो हर जगह पे इसी को हम लोग पढ़ेंगे, सारा इवेंट यही है। यहाँ पे जितनी अच्छी तरह सोचना है सोच लीजिए, जितना क्वेश्चन करना है कर लो। इसके बाद आपका सारा इवेंट तो यही रहेगा, नाम सिर्फ चेंज होता जाएगा, फिर क्यों टफ लगेगा ही, ठीक ना। तो देखो यही चीज होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये 2 टाइप का होता है। दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है, डिफाइन कर लेते हैं एवरेज को। एवरेज रेट ऑफ चेंज किसे कहेंगे, यानी मान लो एवरेज किसे कहा जाएगा। कोई आदमी कहीं पे रोड अच्छा मिला तो 10 मीटर पर सेकंड मूव किया, कहीं पे रोड खराब मिला तो 8 मीटर पर सेकंड किया, उससे भी खराब मिला 6 मीटर पर सेकंड ट्रेवल किया है वो। कहीं पे और भी अच्छा रोड मिला तो वो 15 मीटर पर सेकंड भी ट्रेवल किया। क्या ये टोटल मोशन में हर जगह पे 50
मीटर पर सेकेंड ही गाड़ी को मूव कराया है, नहीं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड को ऐड करके जब टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो तुमको एवरेज मिल जाएगा। हर जगह पे हर सेकंड में वो कितना कांस्टेंट स्पीड से मूव किया है, टोटल को ऐड करने से उससे डिवाइड करने पे मिल जाता है। कोई आदमी किसी महीने में 20,000, किसी में 10,000, किसी में नहीं कमाया, किसी में 8,000 कमाया, तो वो क्या हर महीने 20,000 कमाया है? तो क्या करेंगे, उसके लिए सारे पैसे को कलेक्ट करके उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि वो हो सकता है उसका एवरेज 12,000 रुपया पर मंथ आ जाए, तो ये उसका एवरेज कहलाएगा। इसी को एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो जहां कहीं भी एवरेज आएगा, रेट ऑफ चेंज आएगा तो एवरेज आना ही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आएगा ही वहां। ठीक, तो देखिए